Good morning students. Today we are going to deal with our new topic, that is anti-tubercular drugs. Here is the introduction about tuberculosis. Tuberculosis is the most important communicable disease in the world. So tuberculosis is noted as a most important communicable diseases. तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर आता है ट्यूबरकुलोसिस, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया नोन एज माइकोबैक्टीरियम tuberculi. Mycobacterium tuberculi are intrinsically resistant to most antibiotics, grows more slowly than other bacteria. Antibiotics active against rapidly growing cells. तो ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है जो ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, ये बहुत सारे ड्रग्स से रेजिस्टेंस है, मतलब इस पे कुछ ड्रग्स जो है असर नहीं करता. तो एंटीबायोटिक्स इफ़ गिवन एक्ट अगेंस्ट दीज ग्रोइंग सेल्स. तो ये जो कुछ एंटीबायोटिक्स है जब आप ट्यूबरकुलोसिस वाले पर्सनस को देते हो तो उन पे ये एक्ट कर सकता है. लिपिड रिच माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल इज़ इम्परमिएबल टू मैनी एजेंट्स. तो जो माइकोबैक्टीरियम में एक एंजाइम है जो कि जिसमें लिपिड प्रेजेंट रहता है, वो उसका जो सेल वॉल रहता है बैक्टीरिया का, वो इम्परमिएबल है, मतलब उसमें उसके अंदर कोई भी एजेंट्स एंटर नहीं कर सकता है. इट ग्रोज इनसाइड मैक्रोफेज पुअरली पेनिट्रेटेड बाय ड्रग्स. तो ये जो बैक्टीरिया जो है एक मैक्रोफेज मीन्स एक प्रोटेक्शन स्पेस है जिसमें कि बैक्टीरिया ग्रो करता है, जिसके अंदर कोई अदर ड्रग्स एंटर नहीं कर सकता. एक्सेलेंट एबिलिटी टू डेवलप रेजिस्टेंस, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस. सो जो माइकोबैक्टीरिया है वो ड्रग रेजिस्टेंस भी है. Next, here is the definition of this anti-tuberculosis drugs. It is a combination of two or more drugs to overcome these obstacles to prevent emergence or of resistance during the course of therapy. तो इससे पहले वाले स्लाइड में हमने देखा था कुछ पॉइंट्स थे कैसे माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है वो कैसे रेजिस्टेंस है, मतलब वो मैक्रोफेज के अंदर ग्रोथ करता है, उसमें लिपिड प्रेजेंस रहता है और ये इम्परमिएबल है बहुत सारे एजेंट्स से जो कि उसमें एंटर नहीं करता. सो उसको ओवरकम करने के लिए, मतलब वो सारे रेस्ट्रिक्शंस को ऑब्स्टैकल्स को ओवरकम करने के लिए ये जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स है वो कॉम्बिनेशन में दिया जाता है. The response of mycobacterium infection to chemotherapy is slow. तो जो माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन के लिए जो कीमोथेरेपी जो दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा स्लो रहता है. ट्रीटमेंट मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेड फॉर मंथ्स टू ईयर्स डिपेंडिंग ऑन विच ड्रग्स आर यूज. तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो ट्यूबरकुलोसिस को रिड्यूस करने के लिए पर्सन को जो है मंथ्स या फिर कुछ मंथ्स तक ड्रग्स देने रहते हैं या फिर कुछ ईयर्स तक भी ड्रग्स आप दे सकते इन ऑर्डर टू मेक द पर्सन free from the bacteria. Next we will see the classification of these anti-tuberculosis drugs. According to clinical utility, the anti-tuberculosis drugs can be divided into two groups, first line drug and second line drugs. तो ये जो anti-tuberculosis drugs है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, वो है फर्स्ट लाइन ड्रग और एक सेकेंड लाइन ड्रग. तो फर्स्ट लाइन ड्रग इज हाई एंटी-ट्यूबरकुलर एफिकेसी एज वेल एज लो टॉक्सिसिटी. Routinely used isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol and streptomycin. That is isoniazid is indicated as H, rifampicin as R, pyrazinamide as Z, ethambutol as E, streptomycin as S. तो ये जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है उसके अंदर ये ड्रग्स आते हैं आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पैराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन. ये क्या है, इसका जो पावर है, इफेक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा रहता है लेकिन टॉक्सिसिटी जो है वो कम रहता है, इसलिए फर्स्ट लाइन ड्रग्स ही ज़्यादातर प्रेफरेंस दिया जाता है. नेक्स्ट सेकेंड लाइन ड्रग इज लो एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी और हाई टॉक्सिसिटी. जस्ट अपोजिट है फर्स्ट लाइन ड्रग का. जो सेकेंड लाइन ड्रग है वो हाई टॉक्सिसिटी, इसमें टॉक्सिसिटी ज़्यादा रहने के कारण ये सेकेंड प्रेफरेंस में दिया गया है. अंडर सेकेंड लाइन ड्रग्स para amino salicylic acid, cycloserine, kanamycin, amikacin, ciprofloxacin, ofloxacin, clarithromycin and azithromycin. These drugs comes under the second line drug. First we will deal the first line drug.
फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर फर्स्ट ड्रग है आपका आइसोनियाजिड विच इज इंडिकेटेड एज एच, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड। तो ये आइसोनियाजिड जो है वो आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड है इसका अदर नेम। मोस्ट एक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो ये एक एक्टिव ड्रग है जो कि ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल है। फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, सो आइसोनियाजिड इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड बैक्टीरिसाइडल फॉर एक्टिवली ग्रोइंग ट्यूबरकुली बैसिली। तो जो बैक्टीरिया है एंटी ट्यूबरकुलर बैसिलाई जो है उसको क्या करता है बैक्टीरियासाइडल, इट मीन्स इट स्टॉप्स किल्स द बैक्टीरिया विच इज ग्रोइंग अनवांटेडली, लेस इफेक्टिव अगेंस्ट अ टिपिकल माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज, पेनिट्रेट्स इनटू मैक्रोफेजेस एंड इज बोथ penetrates into macrophages and is active against both extracellular and intracellular organisms। तो ये जो मैक्रोफेजेस है, इससे पहले मैंने कहा था कि मैक्रोफेजेस के अंदर बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो आइसोनियाजिड जो है वो उस मैक्रोफेज को ब्रेक करके उसके अंदर जाके उस बैक्टीरिया को क्या करता है डिस्ट्रॉय करता है, आइदर इट मे बी एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर। Next, mechanism of action and basis of resistance. Inhibits synthesis of mycolic acids, essential components of mycobacterial cell walls। तो ये जो आइसोनियाजिड क्या करता है mycolic acid is a enzyme which is responsible for the bacteria to grow। तो जो ट्यूबरकुलाइड ड्रग बैक्टीरिया जो है वो उसके ग्रोथ के लिए माइकोलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिंथेसिस के लिए। तो आइसोनियाजिड क्या करता है उस माइकोलिक एसिड को के सिंथेसिस को रोकता है, मीन्स उस इट स्टॉप्स द वर्क ऑफ दैट माइकोलिक एसिड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ दैट बैक्टीरिया। नेक्स्ट, हाईली सेलेक्टिव फॉर माइकोबैक्टीरियम रेजिस्टेंस। तो ये कैसे रेजिस्टेंस हो सकता है आइसोनियाजिड? इट्स प्रो ड्रग एक्टिवेटेड बाय एंजाइम कैटालाइज पेरोक्सीडेज, म्यूटेशन कॉजेज इनिबिशन ऑफ दिस एंजाइम। तो ये जब ड्रग्स आप देते हो तो बैक्टीरिया के अंदर म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन होने के बाद ये एंजाइम्स जो है डिक्रीज होने लगता है। नो क्रॉस रेजिस्टेंस ऑकर्स विद अदर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। तो जब अगर आइसोनियाजिड दे रहे हो आप उसके साथ साथ अगर कोई अदर ड्रग्स देते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलवेज गिवन इन कॉम्बिनेशन। तो आइसोनियाजिड इज गिवन ऑलवेज गिवन इन अ कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स। Next, pharmacokinetics. It is readily absorbed in GI tract, diffuses readily in all body fluids and tissues। तो ये GI tract में absorb हो जाता है। Acetylation by liver, liver में acetylation होता है और इसका हाफ लाइफ जो है 1 hour है और 1 hour and 3 hours है। Excreted in urine and contraindicated in severe pre-existing hepatic insufficiency। तो जो पर्सन को hepatic problems है ऐसे persons को आइसोनियाजिड ड्रग्स नहीं देना है। Next, clinical uses. Typical dose of isoniazid is 5 mg per kg per day or to 10 mg per kg per day in severe infection or 15 mg per kg per dose twice weekly। सॉरी, ये जो डी लिखा है वो डोज है आपका। तो आइसोनियाजिड जो है वो आपका सिंपली डोज जो है 5 to 10 mg पर kg पर डोज रहता है अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो, अदरवाइज 15 mg है आपको डोज देना, ये ट्वाइस वीकली। तो वीकली जो है आपको 2 बार इसको देना। अडल्ट डोज इज 300 mg, ओरल डोज ओडी तो पर डे आपको 300 mg देना अगर अडल्ट है तो। पैराडॉक्सिन 25 to 50 mg पर डे। Predisposing to neuropathy can also be given parenterally in same dose। Latent tuberculosis 300 mg per day or 900 mg twice weekly for 9 months। नेक्स्ट, एडवर्स रिएक्शंस आर डिपेंड्स ऑन डोसेस एंड ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो इसका एडवर्स इफेक्ट जो है इसके डोज और ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया या फिर डोज ज़्यादा हो गया तो उसके अकॉर्डिंग ये एडवर्स इफेक्ट्स दिखाता है। जैसे कि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में हो गया फीवर, स्किन रैशेस और एल्स ल्यूपस इरिथेमेटस। ल्यूपस इरिथेमेटस का मतलब ये है कि खुद के इम्यून सिस्टम को जब खुद टिश्यूज़ एक्ट करता है उसको बोलते हैं सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटस। डायरेक्ट टॉक्सिसिटी होने का चांसेस रहेगा तो इससे लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस। तो दीज आर द एडवर्स रिएक्शंस ऑफ आइसोनियाजिड।
नेक्स्ट पेरिफेरल न्यूरोपैथी में भी ऑकर, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने का चांसेस रहेगा। रिलेटिव पैराडॉक्सिन डेफिशिएंसी प्रोमोट्स एक्सक्रीशन ऑफ पैराडॉक्सिन, रेडिली रिवर्स्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पैराडॉक्सिन इन अ डोसेस एज लो एज 10 mg। अगर आइसोनियाजिड का डोज ज़्यादा हो गया जिसके कारण एडवर्स इफेक्ट आपको दिखाता है तो उसके अगेंस्ट आप पैराडॉक्सिन 10 mg दे सकते हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉक्सिसिटी लेस कॉमन, तो जो CNS टॉक्सिसिटी जो है वो लेस रहेगा और मेमोरी लॉस होने का चांसेस रहेगा। साइकोसिस एंड सीजर्स में ऑकर एज अ एडवर्स रिएक्शन ऑफ दिस आइसोनियाजिड ड्रग। Next we will see the rifampicin, semi-synthetic derivative of rifampicin produced by Streptomyces mediterranae। तो ये जो rifampicin है वो Streptomyces mediterranae से बना है। एक्टिव इन वाइट्रो अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कोकाई, सम एंट्रिक बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम एंड क्लैमिडे। तो ये जो सेकेंड पॉइंट पे जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कोकाई ये सारे चीज़ लिखे हैं उसके अगेंस्ट ये वर्क करता है। रेजिस्टेंट म्यूटेंट्स अप्रोक्सीमेटली इन 1 to 10 organisms, rapidly selected out if rifampicin is used as a single drug, must be used in combination। तो rifampicin भी जो है आइसोनियाजिड के जैसे ही कॉम्बिनेशन में देना है, नो क्रॉस रेजिस्टेंस। तो ये भी अगर अदर ड्रग्स आप देते हो तो ये उसके साथ कोई इफेक्टिव नहीं दिखाता। mechanism of action are binds to the bacterial DNA dependent RNA polymerase, inhibits RNA synthesis। तो जो बैक्टीरिया में RNA के कारण जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बैक्टीरिया को, मेन उसी RNA को क्या करता है वो डिस्ट्रॉय करता है। बैक्टीरियासाइडल फॉर माइकोबैक्टीरियम, रेडिली पेनिट्रेट्स मोस्ट टिश्यूज एंड पेनिट्रेट्स इनटू फैगोसाइटिक सेल्स। तो सेम वे है जैसा आइसोनियाजिड फैगोसाइटिक मैक्रोफेज में ये अंदर जाके बैक्टीरिया को किल कर रहा था या फिर उसके मल्टीप्लिकेशन को रोक रहा था, सेम वैसे ही रिफाम्पिसिन भी करता है, कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड म्यूटेशंस रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड बाइंडिंग ऑफ रिफाम्पिसिन। तो ये म्यूटेशंस भी होने के चांसेस रहते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स वेल ऑब्जर्व्ड ओरली, एंट्रोहेपेटिक रिसर्कुलेशन, डोसेस एडजस्टमेंट फॉर रीनल और हेपेटिक इंसफिशिएंसी। अगर रीनल में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या फिर रीनल प्रॉब्लम है, हेपेटिक प्रॉब्लम है तो ये ड्रग्स उनको नहीं देना है, या फिर अगर दे भी रहे हो तो डोज कम देना है। और एंड इट इज़ एक्सक्रीटेड इन फीसिस एंड यूरिन। तो ये रिफाम्पिसिन जो है फीसिस और यूरिन में एक्सक्रीट होता है, रिलेटिवली हाईली प्रोटीन बाउंड। Clinical use are 10 mg per kg per day OD for 6 months in combination with isoniazid और अदर एंटीट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स। तो रिफाम्पिसिन जो है वो 10 mg आपको देना है पर डे, 6 महीने के लिए देना है विथ कॉम्बिनेशन विथ अदर ड्रग्स। अटिपिकल माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शंस यूज्ड एंड इन लेप्रेसी में भी दे सकते हो। 600 mg ट्वाइस डेली, तो डेली जो है 2 टाइम दे सकते हो आप 600 mg। 20 mg कैन ऑल्सो बी गिवन। एंड नेक्स्ट serious staphylococcal infections such as osteomyelitis, prosthetic valve endocarditis में भी ये ड्रग्स आप दे सकते हो, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में भी दे सकते हो। एडवर्स इफेक्ट्स आर हार्मलेस ऑरेंज कलर यूरिन, स्वेट एंड टीयर्स। तो ऑरेंज जो यूरिन फॉर्म हो रहा है वो ऑरेंज कलर में चेंज हो जाता है। रैशेस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, नेफ्राइटिस, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, proteinuria, flu-like syndrome such as fever, chills, myalgia, anemia, thrombocytopenia. So these are the adverse effects of this rifampicin. सो हियर आर दी ड्रग्स। तो अगर ये ड्रग्स के साथ आप दे रहे हो तो और भी एडवर्स इफेक्ट होने के चांसेस रहेगा, जैसे कि मैथाडोन, एंटीकोएगुलेंट, साइक्लोस्पोरिन्स, एंटीकन्वल्सेंस, प्रोटीज इनिबिटर्स, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनिबिटर्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड अदर ड्रग्स। Next we will see the drug that is ethambutol, synthetic water soluble heat soluble compound। तो ये water soluble और heat soluble दोनों है, बैक्टीरियोस्टैटिक है एंड एडिशनली इट स्लोज द रेट ऑफ स्पूटम कन्वर्शन। जो स्पूटम का कन्वर्शन है ये भी उसको स्लो करेगा। डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन इन कॉम्बिनेशन विथ 3 ड्रग्स दैट इज रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड एंड पैराजिनामाइड। तो ये 3 ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जा सकता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनहिबिट्स माइकोबैक्टीरियल अरेबिनोसिल ट्रांसफेरेस। तो ये अरेबिनोसिल ट्रांसफेरेस जो है उसके सिंथेसिस को क्या करता है, रोकता है। रेजिस्टेंस ड्यू टू अल्ट्रेशन इन टारगेट चेन, नो क्रॉस रेजिस्टेंस। तो ये नो क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। रेजिस्टेंस टू इथाम्ब्यूटल एमर्जेस रैपिडली व्हेन द ड्रग इज यूज्ड अलोन। अगर ये आप इथाम्ब्यूटल अलोन में देते हो
अगर बिना कोई कॉम्बिनेशन के बस सिंगल ड्रग देते हो तो ये एडवर्स रिएक्शन कॉज कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या है कॉम्बिनेशन में देना है, जैसे कि सोनियाजिड, रिफाम्पिसिन और पैराजिनामाइड ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में देना है। Pharmacokinetics, well absorbed from the gut, 20% of drug is excreted in feces and 50% in urine, crosses the blood-brain barrier, stored in RBC and its T-half is 4 hours। तो इसका जो T-half है वो 4 hours है और ये RBC में स्टोर होता है। Caution taken in renal failure patient, तो renal failure patient में इसको बहुत ही ज़्यादा cautiously यूज़ करना है। Clinical use are 15 to 25 mg per kg per day OD. Higher dose is recommended for treatment of tubercular meningitis। तो tubercular meningitis अगर है पर्सन को तो हाई डोज में देना है इसको 50 mg per kg ट्वाइस वीकली, तो हफ्ते में 2 बार इसको 50 mg देना है। Adverse reactions are loss of visual activity, red-green color blindness, visual disturbance are very rare. Contraindicated in children too young to permit assessment of visual activity and red-green color discrimination। तो इसका एडवर्स इफेक्ट ये रहता है कि पर्सन का जो है विजन में प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। Next is pyrazinamide, relative of nicotinamide, stable and slightly soluble in water, weak drug and its pH is 5.5 और इसका pH जो है 5.5 है। taken up by macrophages, और ये भी क्या है macrophages के अंदर penetrate होके बैक्टीरिया को किल करता है। highly effective during the first 2 months of therapy। तो जो फर्स्ट 2 मंथ दिए जाते हैं 6 मंथ में, तो फर्स्ट 2 मंथ में ये ज़्यादा इफेक्टिवनेस है, ज़्यादा इफेक्टिवनेस दिखाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आर इट इज़ कन्वर्टेड टू पैराजिनोइक एसिड बाय माइकोबैक्टीरियम पैराजिनामाइड। तो ये पैराजिनिक एसिड में कन्वर्ट होकर उस बैक्टीरिया को क्या करता है, उसके सिंथेसिस को रोकता है। डिसरप्ट्स माइकोबैक्टीरियम सेल मेम्ब्रेन मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्ट्स फंक्शंस। Next, pharmacokinetics, well absorbed from the GI tract, distributed in the body tissues. Half-life is 8 to 11 hours. Metabolized by the liver, metabolized by renally, and no cross resistance. As clinically used as front-line drug for tuberculosis। तो ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। नॉर्मल डोसेस का 40 to 50 mg पर kg थ्राइस वीकली। तो हफ्ते में क्या है, इसको 3 दिन देना है 40 to 50 mg फॉर 6 months। Hemodialysis patients and creatinine clearance less than 30 ml 25 to 35 mg। तो जो पर्सन हेमोडायलिसिस पेशेंट है, क्रिएटिनिन वाले पर्सन है, उनको 25 to 35 mg पर kg वीकली 3 बार लेना है। एडवर्स इफेक्ट आर हेपेटोटॉक्सिसिटी, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, हाइपरयूरिसेमिया, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लीवर डिजीज पेशेंट। तो जो पर्सन में लीवर डिजीज पर्सन है उनको ये ड्रग्स नहीं देना है। नेक्स्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये अमाइनोग्लाइकोसाइड का पार्ट है। फर्स्ट क्लिनिकली यूजफुल एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स, एक्ट्स ऑन एन एक्स्ट्रा सेलुलर बेसिलाई, poorly penetrates into the cells, does not cross the blood-brain barrier but penetrates into tubercular cavities। तो ये जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये अमाइनोग्लाइकोसाइड का एक पार्ट है और ये फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर ही यूज़ होता है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आर इरिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये इरिवर्सिबल इनिबिटर है प्रोटीन सिंथेसिस का और ये 30 सब यूनिट्स पे ज़्यादातर बैक्टीरिया का ये एक सब यूनिट्स है, 30, 20, 40 सब यूनिट्स रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ड्रग्स उस पर एक्ट करता है। Pharmacokinetics are absorbed very poorly from the GI tract. Intramuscular injection are usually administered IV। तो ये IV में दे सकते हैं आप 30 to 60 मिनट तक आपको इन्फ्यूशन देना, स्लो IV इन्फ्यूशन। नेक्स्ट IM इन्फ्यूशन। नॉर्मल हाफ लाइफ है 2 to 3 hours एंड रीनल फेलियर पर्सन को जो है ये 24 to 48 hours में स्लो डोज में देना है। Clinical use, treatment for infections, adult dose are 20 to 40 mg per kg per daily for several weeks. It can be given, always given in combination with other drugs। तो
Next, adverse effects are ototoxic, nephrotoxic, vertigo, hearing loss. The person may have the hearing loss. सुनने की प्रॉब्लम हो सकती है. डोज रिलेटेड, अगर आप डोज ज़्यादा दे रहे हो तो पर्सन को जो है एडवर्स इफेक्ट होने के चांसेस रहेंगे. Next, we will see the second line drugs. Second line drugs, these drugs are considered only when resistance to first line agents. तो second line drug को कब आप प्रेफरेंस दोगे? जब first line drugs देने के बावजूद पर्सन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे आप second line drugs में ऑप्शन में जा सकते हैं. Failure of clinical response to conventional therapy, serious treatment limiting adverse drug reaction. Example are para-amino-salicylic acid, cycloserine, kanamycin, amikacin, ciprofloxacin, ofloxacin, clarithromycin, azithromycin. तो ये सारे ड्रग्स जो है सेकेंड लाइन ड्रग्स के अंदर आता है. फर्स्ट विल सी दी para-amino-salicylic acid, स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ para-amino-benzoic acid. तो ये जो para-amino-salicylic acid है, इसका स्ट्रक्चर para-amino-benzoic acid के जैसे ही रहता है और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पे ही ज़्यादातर अपना एक्शन दिखाता है. कंबाइंड विद आइसोनियाजेड, तो ये आइसोनियाजेड के कॉम्बिनेशन में दे सकते हो. नेक्स्ट, ये एमडीआर के अगेंस्ट भी ट्रीटमेंट के लिए भी आप दे सकते हो. डिस्करेज इज यूज प्राइमरी रेजिस्टेंस, पुअर कॉम्प्लेंस ड्यू टू जीआई इंटॉलरेंस एंड ल्यूपस लाइक रिएक्शन. अगर ये इम्यूनिटी में कोई प्रॉब्लम ला रहा है या फिर जीआई ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम ला रहा है तो ये ड्रग्स आप यूज़ नहीं करना है. नेक्स्ट विल सी दी ड्रग दैट इज़ इथियोनामाइड, केमिकली रिलेटेड टू आइसोनियाजेड. तो ये आइसोनियाजेड के जैसे ही एक्ट करता है. माइकोलिक एसिड जो कि एंजाइम था बैक्टीरिया को सिंथेसिस के लिए, उस एंजाइम को क्या करेगा, ये ब्लॉक करता है. पुअरली वाटर सॉल्यूबल एंड अवेलेबल ओनली इन ओरल फॉर्म. तो ये वाटर सॉल्यूबल है और ये ओरल एंड अवेलेबल इन ओरल फॉर्म में ही मिलता है. डोसेज है 50 mg पर kg पर डे. इनिशियल डोसेज 250 mg वंस डेली. इंटेंस गैस्ट्रिक इरिटेशन, न्यूरोलॉजिक सिम्टम एज वेल एज हेपेटोटॉक्सिक. तो इसमें हेपेटोटॉक्सिक या फिर गैस्ट्रिक इरिटेशन भी होने के चांसेस रहेंगे. सो दीज आर दी एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इथियोनामाइड. नेक्स्ट इज कैप्रियोमाइसिन. कैप्रियोमाइसिन इज पेप्टाइड प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर एंटीबायोटिक. तो ये जो है पेप्टाइड प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर है. डेली इंजेक्शन है इसका 50 mg आप IM देना है इसको. ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेन्स एम ट्यूबरकुलोसिस. तो ये एम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पे एक्ट करता है. नेफ्रोटॉक्सिक, ऑटोटॉक्सिक, टिनिटस, डेफनेस, ये सारे जो है इसके. लोकल पेन, स्टेराइल एब्सिस, दीज ऑल आर दी एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कैप्रियोमाइसिन. नेक्स्ट इज साइक्लोसेरिन. इट इज़ द इनिबिटर ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस. तो जो बैक्टीरिया का सेल वॉल बनता है उसके मेन वो उस वॉल को ही बनने नहीं देता है, सिंथेसिस को बनने नहीं देता है. दैट इज साइक्लोसेरिन. 0.5 to 1 ग्राम पर डे इन 2 डिवाइडेड ओरल डोज. तो ये 2 डिवाइडेड ओरल डोज में दिया जाता है. क्लियर्ड रीनली, डोज इज़ रिड्यूस टू हाफ इन केस ऑफ रीनल डिसफंक्शन. अगर पर्सन को रीनल प्रॉब्लम है तो ये डोज जो है हाफ दिया जाता है. पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन होने के चांसेस रहेंगे. पेरिफेरल न्यूरोपैथी मीन्स नर्व डिसऑर्डर हो सकता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी डिसफंक्शन होने के चांसेस रहते हैं. साइकोटिक रिएक्शन भी होंगे और इट इज़ गिवन इन कॉम्बिनेशन विथ पैराडॉक्सिन दैट इज़ 150 mg पर डे. Next is kanamycin and amikacin. It is treatment of tuberculosis suspected or known to be caused by streptomycin resistance multidrug. Kanamycin is more toxic. तो kanamycin जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक है in comparison with amikacin. It is given in a dose of 50 mg per kg IV infusion. ये IV infusion 50 mg आपको देना है. No cross resistance, used in combination with at least 1 drug or 2 to 3 drugs. तो ये kanamycin amikacin जो है आपको कॉम्बिनेशन में ही देना है. नेक्स्ट इज फ्लोरोक्विनोलोन्स. इट इज़ गिवन इन एडिशन टू many gram positive gram negative bacteria inhibits strains of mycobacterium tuberculosis. तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करता है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के सिंथेसिस को भी रोकता है. ऑल्सो एक्टिव अगेंस्ट अटिपिकल माइकोबैक्टीरिया. तो ये अटिपिकल माइकोबैक्टीरिया के अगेंस्ट भी वर्क करता है. इसका डोज है आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज 750 mg ओरली ट्वाइस अ डेली. तो दिन में 2 बार 750 mg आपको देना है. लेवोफ्लॉक्सासिन 500 to 750 mg पर डे OD देना है आपको. 1 टाइम डेली देना है. मॉक्सीफ्लॉक्सासिन इज़ गिवन 400 mg वंस अ डे. तो ये आपको दिन में 1 बार देना है.
Here the topic ends regarding our anti-tuberculosis drugs. Thank you so much.